नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। माइंड मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आओ पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पदार्थों में क्या परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन किसे कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज, और दूसरे प्रकार का परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप देखते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन क्या है। यदि किसी पदार्थ के केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो उसे कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। जैसे कोई पदार्थ है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, यदि उसके तापमान में परिवर्तन आ जाए, दाब में परिवर्तन आ जाए, उसका रंग बदल जाए, उसकी गंध बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए, उसका आकार बदल जाए या उसकी आकृति बदल जाए, तो इस प्रकार के जितने भी परिवर्तन होंगे वे सारे के सारे भौतिक परिवर्तन होंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमारे पास कोई पत्थर है और हमने उसको तोड़ दिया, यानी हथौड़े की चोट से उसको दो भागों में बांट दिया, तो उसका आकार व आकृति दोनों बदल गए। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण जो सामान्य रूप से हम जीवन में डेली लाइफ में देखते हैं, पानी है वो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। जैसे हिमालय की चोटियों पे पानी है वो बर्फ के रूप में होता है, समुद्र में वो जल के रूप में होता है और वायु में वो जलवाष्प के रूप में होता है। ये पानी की तीनों अवस्थाएं हैं। ये ठोस अवस्था है, ये द्रव है और ये गैसीय। अब इनका यदि हम रासायनिक संगठन देखें तो तीनों का ही रासायनिक सूत्र है वो H2O ही होता है, यानी इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये इसकी एक ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है और ये गैसीय अवस्था है। यदि हमारे पास बर्फ है, बर्फ को यदि हम गर्म करें तो वो जल में बदल जाएगी, यानी वो द्रव अवस्था में आ जाएगी। जल को यदि हम और अधिक गर्म करें तो वो जलवाष्प में बदल जाएगी, यानी गैसीय अवस्था में आ जाएगी। यदि जलवाष्प को ठंडा करें, यानी जो हमने हीट दी थी उसको हम निकाल लें या ठंडा करें तो वो जल में बदल जाएगी। और जल को और अधिक ठंडा करें, यानी और अधिक ऊष्मा निकाल लें तो वो किस में बदल जाएगी? वाष्प में, बर्फ में। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब भौतिक परिवर्तनों की क्या विशेषताएं होती हैं, देखो इसी उदाहरण को लेते हैं। क्या इसमें कोई नया पदार्थ हो ना? सारे के सारे अवस्थाओं में एक ही पदार्थ है H2O ही। तो भौतिक परिवर्तन में हम देखते हैं इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखो, हमने बर्फ से जल बनाया, जल से जलवाष्प बनाई, जलवाष्प से पुनः जल बनाया और जल से पुनः बर्फ बनाई। तो ये परिवर्तन है, ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी दोनों दिशाओं में चलते हैं। जैसे पहले इस दिशा में चल रहे थे, अब इस दिशा में चल रहे हैं। पहले इस दिशा में चल रहे थे, अब इस दिशा में चल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। नया पदार्थ नहीं बना, उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक संगठन देखो सेम है, तो इसमें रासायनिक संगठन चेंज नहीं होता, संगठन चेंज नहीं होता है। केवल और केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन आता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चौथा परिवर्तन है इसमें पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है।
प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने बर्फ से स्टार्ट किया था और अंत में हमने पुनः बर्फ प्राप्त कर ली, तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन में हमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिनमें भौतिक गुण तो चेंज होते ही हैं, प्लस क्या होते हैं, रासायनिक गुण भी चेंज हो जाते हैं, गुण भी बदल जाते हैं। यानी कि वे गुण या वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना। अब कोयला जला, जैसे ये कोयला है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राख और प्लस ऊष्मा, ये तीन चीजें बनी। कोयला है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन परमाणु होते हैं और वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राख बनती है और ऊष्मा बनती है। यदि हम इन तीनों पदार्थों को पुनः मिला दें तो हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात इनके रासायनिक गुणों में बदलाव आ गया है। तो इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण, दूध है और वो किसमें बदल गया? दही में। हम लाख कोशिश कर ले दही को पुनः दूध में नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं या इसके गुण क्या होते हैं? जैसे भौतिक परिवर्तन में हमने देखा कि नया पदार्थ नहीं बनता और इसमें क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ बनता है। ये इस परिवर्तन के द्वारा मूल पदार्थ सामान्यतः प्राप्त नहीं किया जा सकता, मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो सॉरी, ये तो ऊपर लिख दिया, नया पदार्थ बनता है। ये सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी इनको रिवर्स दिशा में नहीं चलाया जा सकता। यानी एक बार परिवर्तन हो गया तो उस परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जिन सूत्रों की सहायता से लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जिस समीकरण की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है देखते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। एक तो होता है क्रियाकारक और दूसरे होते हैं क्रियाफल। क्रियाकारक रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक। और क्रियाफल
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कारक उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है भी इन चीजों पर ही डिपेंड करता है। जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो पहले क्रिया कारक लिखते हैं, LHS की ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्रिया कारक लिखेंगे, फिर तीर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे उत्पाद RHS, यानी राइट हैंड साइड की ओर क्या लिखेंगे, उत्पाद। यदि क्रिया कारक 2 या 2 से अधिक हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और यदि उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हैं तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे उदाहरण हम प्रोपेन का लेते हैं और प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, अर्थात दहन क्रिया कराते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब देखो हमारे पास क्रिया कारक भी 2 हैं और उत्पाद भी 2 हैं, तो इनके मध्य हमने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। अब और क्या करते हैं रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण की एक बात होती है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान की क्षति होती है और न ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है। जितना द्रव्यमान क्रिया कारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान क्रिया फलों का भी होता है। यानी जैसे तराजू बैलेंस में होती है ना, तो दोनों ओर द्रव्यमान समान होता है, ठीक उसी प्रकार से ये तराजू है, इधर का द्रव्यमान भी वही होगा और इधर का द्रव्यमान भी वही होगा। तो कोई भी रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है तो इनमें अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इधर जितने अणु हैं उतने ही अणु इधर होने चाहिए। जैसे कार्बन के 3 परमाणु इधर हैं लेकिन इधर कार्बन का 1 ही परमाणु है, तो ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है। इसको संतुलित करना जरूरी होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना जरूरी होता है। तो हमारे पास जो विधि है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वो है अनुमान विधि। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। तो अनुमान विधि के बारे में पढ़ते हैं। अनुमान विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें क्या होता है, कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर पहले अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। जैसे अभी अभी हमने उदाहरण लिया प्रोपेन, ऑक्सीजन और ये मिल करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसमें देखो 3 प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम पहले छोड़ देंगे ऑक्सीजन को, छोड़ देंगे हाइड्रोजन को, छोड़ देंगे। पहले हम किसको संतुलित करेंगे? कार्बन को। तो इधर कार्बन के कितने परमाणु हैं? 3। इधर कितने हैं? 1। तो मैं यहां 3 लगा दूं तो कार्बन क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। देखो कार्बन के 3 परमाणु इधर है और कार्बन के 3 परमाणु इधर है। अब इसके बाद में अगली स्टेप आती है, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 8। इधर कितने हाइड्रोजन? 2। इधर हैं हाइड्रोजन 8 और इधर कितने हैं? 2। अब 2 को किससे गुणा करें कि 8 हो जाए? तो हम सीधी सी बात है 4 से गुणा कर दें। तो मैं यहां लगा देता हूं 4। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 8 इधर हैं और 8 ही इधर हैं। चलो हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब बचा क्या? ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 2 और इधर कितने हैं? 2 3 6
और 4 ये कितने हो गए 10। अब इधर 2 को किससे गुणा करें कि 10 हो जाए, तो 5 से गुणा कर दें। तो यहाँ क्या लगा देता हूँ मैं 5। इस प्रकार से हम अनुमान विधि से अनुमान लगा लगा करके इसको संतुलित कर देंगे। इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया कारक या अभिकारक सदैव तीर के चिन्ह से पहले आते हैं और उत्पाद या क्रियाफल सदैव तीर के चिन्ह के बाद आते हैं। या यूं कहें कि क्रियाकारक सदैव बाईं ओर और क्रियाफल सदैव दाईं ओर लिखे जाते हैं। ये हो गई अपना रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण इसके बाद में क्या लिखते हैं, इसके बाद में यदि हम कोष्टक में इनकी भौतिक अवस्था लिख दें तो भी अच्छा है। जैसे ये प्रोपेन गैसीय अवस्था में तो यहाँ लिख दिया G, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में तो यहाँ लिख दिया G, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में तो G, और ये जल भी यहाँ गैसीय अवस्था में ही उत्पन्न होता है तो इसको भी क्या लिख देंगे हम G। यानी ये सब गैसीय अवस्था में है तो इस प्रकार से हम क्या लिख देते हैं, उसका सिंबल लिख देते हैं। यदि लिक्विड अवस्था में होता तो L लिख देते और ठोस अवस्था में होता तो सॉलिड S लिख देते। इस प्रकार से हम इनकी भौतिक अवस्था भी रासायनिक समीकरण में दर्शा देते हैं। साथ ही यदि कोई उत्प्रेरक रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में काम आता है तो उसको हम तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ यदि ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो एक छोटा त्रिभुज बना देंगे। यदि अन्य कोई परिस्थिति है जैसे प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो प्रकाश लिख देंगे, यदि विद्युत की उपस्थिति में होती है तो विद्युत लिख देंगे, विद्युत धारा। इस प्रकार से हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें ये विधियां काम में लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूं, जैसे एथीन है और इसमें हाइड्रोजन मिला के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एथेन का निर्माण होता है। तो इसमें यहाँ उत्प्रेरक निकल काम में आ रहा है तो हमने यहाँ तीर के चिन्ह के ऊपर निकल को दर्शा दिया। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण में सारी बातें लिख देते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं, रासायनिक समीकरण के गुण या विशेषताएं। एक तो ये अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी दे देता है, कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में है, कैसी उसकी अवस्था है, उत्प्रेरक कौन सा काम में ले रहे हैं, ये सारी संपूर्ण जानकारी दे देता है। जैसे अवस्था, उत्प्रेरक आदि आदि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता है। अणु भार की भी जानकारी देता है, अणु सूत्र व परमाणु सूत्र की भी जानकारी दे देता है, परमाणु सूत्र की भी जानकारी दे देता है। साथ ही कोई अभिक्रिया हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रही है, अभिक्रिया की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दे देता है, परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दे देता है। लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या नहीं बता पाता। तो वो दो चीजें हैं, एक तो पूर्णता के बारे में जानकारी नहीं बता पाता कि रासायनिक अभिक्रिया चल रही है या रुक गई या संपूर्ण हो गई, इस बारे में रासायनिक समीकरण मौन है। रासायनिक समीकरण इस बारे में कोई भी बात हमें नहीं बताता। एक है सांद्रता। रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ कितनी सांद्रता में उपलब्ध है इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता। बस ये दो कमियां हैं रासायनिक समीकरण की। बाकी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। अब है रासायनिक
समीकरण पढ़ लिया हमने। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो अब इसके प्रकार तो मुख्य रूप से 6-7 प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम देखते हैं। पहली है योगात्मक, दूसरी है विघटन, तीसरी है गति के आधार पर, गति के आधार पर 2 होती हैं, मंद गति अभिक्रिया और तीव्र गति अभिक्रिया। फिर है विस्थापन, ये 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। फिर तो ऊष्मा के आधार पे भी 2 हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। फिर है रेडॉक्स, और ये भी 2 प्रकार की होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी प्रकार से उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय। इस प्रकार से बहुत सारी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम विस्तार से एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? हम जानते हैं योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो सीधी सी बात है, योगात्मक अभिक्रिया में कुछ ना कुछ जुड़ेगा। और क्या जुड़ता है इसमें? 2 क्रियाकारक, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक। जैसे कोई क्रियाकारक है A और दूसरा क्रियाकारक है B, इनके मध्य बंध बनता है। क्या बनता है? बंध, और एक नया पदार्थ बनता है। मान लेते हैं कि वो C है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ AP। एक ही बात है। तो 2 पदार्थ हैं और जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि A है, B है और C है, ये मिलकर के D पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक पदार्थ का निर्माण होता है। वे सब योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे मैं उदाहरण लूं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने एथेन। ये एथीन है, C2H4 एथीन, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है। इसमें 2 पदार्थ हैं, ये एथीन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। ये मिलकर के एथेन का निर्माण करते हैं। ध्यान रहे कि मैं अब आगे लगभग अभिक्रियाओं में समीकरण को संतुलित नहीं करूंगा। आप कोई भी अभिक्रिया है उसको संतुलित रूप में ही लिखेंगे। जो भी समीकरण लिखें उसको संतुलित रूप में लिखेंगे। मैं थोड़ा वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए मैं संतुलित नहीं करूंगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें 2 पदार्थ हैं, इसको मान लेते हैं कि A पदार्थ है और इसको मान लेते हैं कि B पदार्थ है, और ये C पदार्थ बनता है। इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं क्या कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं। आगे की अभिक्रियाएं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वेट करें। धन्यवाद।